प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अपने तीसरे अध्याय समानता का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पहले भाग में हमने समानता जो अंग्रेजी का इक्वलिटी शब्द है उसके बारे में अध्ययन किया, उसकी अवधारणा को पढ़ने का प्रयत्न किया। हमने समझा कि भगवान ने या ईश्वर ने हम सबको समान पैदा किया है। प्रकृति ने जो भी दिया है वो हमें समान रूप से दिया है, लेकिन हमारा जन्म समान हो जाने के कारण के बावजूद भी कई असमानताएं जो चारों ओर निर्मित हो रखी हैं या दिखाई देती हैं, ये सारी केवल मानव निर्मित परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। इसलिए इन असमानताओं को हम कितना दूर कर सकते हैं और क्या होती है यह असमानताएं, ऐसे कई प्रसंगों के बारे में हमने पिछले में पढ़ा है। अभी हम अवसरों की समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। समानता की अवधारणा में ये निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज लोग अपनी पसंद और प्राथमिकता के मामलों में अलग हो सकते हैं, उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में अंतर हो सकता है और भी हो सकते हैं कोई अन्य अंतर। तो क्या कहा है कि समानता की अवधारणा में कहते हैं कि मनुष्य जो हैं वो अपनी दक्षता और प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए और विकसित करने के लिए और अपने मन के अंदर जो कुछ लक्ष्य लिए हुए, कुछ आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं हैं, उन सबको पूरा करने के लिए सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए हुए हैं, समान अवसर दिए हुए हैं और वो इसका उपयोग भली प्रकार से कर सकता है। उसका कहने का अर्थ है कि समाज के लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामले में अलग होते हुए भी, अपनी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अलग होते हुए ही या और अन्य में भी अलग होते हुए भी वो अपने इस प्रकार की समानता के अवसर जो उनको उपलब्ध है वो सब एक जैसे ही दिए हुए हैं। इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाएं, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया, समाज को असमान नहीं माना जा सकता है। कह रहे हैं कि व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन इन असमानताओं के बावजूद भी संविधान ने या कानून ने सबको समान अवसर दिए हैं और समानता के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस कारण से जो व्यक्ति अपने मन में पहले लक्ष्य तय कर लेता है और लक्ष्यों के अनुरूप जब वो प्रयत्न करता है तो हो सकता है कि वो अपने चुने हुए क्षेत्र में शीघ्र ही सफल हो जाता है। और वो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिकेटर हैं और वो सोचता है कि मुझे आगे जाकर एक अच्छा क्रिकेटर बनना है और वो सफल हो जाता है। या एक वकील जो LLB करता है और वो सोचता है कि मुझे एक अच्छा वकील बनना है और वो अपनी मेहनत के बूते वो वकील भी अच्छा बन जाता है, जिसके कारण से समाज के अंदर किसी भी प्रकार की देखते हैं कि वो जो सफल वकील बनता है या सफल क्रिकेटर बनता है वो एक अच्छा पैसों वाला बन जाता है, जिसके कारण से कुछ लोग जो पीछे रह गए तो उनके पास धन की कमी हो जाती है और जो आगे बढ़ जाता है उसके पास धन की बहुल्यता हो जाती है। तो इस कारण से कोई असमानता नहीं है, इसको असमानता के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में ये भी कहा है कि यदि कोई समाज के रूप में उसको कोई विशेष दर्जा दिया, यानी किसी को अध्यक्ष बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति, किसी के पास कम है, या किसी को विशेषाधिकार दिए, जैसे मान लो कलेक्टर है तो उसको विशेषाधिकार होते हैं, ऐसे ही मुख्यमंत्री होते हैं उनको विशेष अधिकार होते हैं, एक सामान्य नागरिक को वैसे अधिकार नहीं होते हैं। तो ये जो एक सामाजिक दर्जा है या संपत्ति है या विशेष अधिकार का जो दर्जा होता है, इसके कारण से कहा जाता है कि समानता का अभाव होना ये महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। मूलभूत रूप से असमानता
शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास, ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत बुनियादी चीज़ें हैं, इनमें यदि व्यक्ति पीछे रहता है, उनकी उपलब्धता में असमानता यदि दिखाई देती है, तो फिर उसमें उस समाज में असमानता जो होती है वो एक तरह से अन्यायपूर्ण असमानता कहलाएगी। यानी किसी भी समाज के लोगों को जैसे शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, आवास जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में ये जो असमानताएं हैं वो एक तरह से अन्यायपूर्ण कहलाती हैं। बाकी जो पूर्व में हमने पढ़ा है कि यदि कोई अपनी योग्यता के आधार पर अपने लक्ष्य को धारण करते हुए और अपनी मेहनत के से एक अच्छा क्रिकेटर बन जाए, अच्छा शिक्षक बन जाए, अच्छा वकील बन जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, तो उसके कारण से समाज में असमानता आएगी, उसको असमानता में नहीं लिया जाता है। आगे हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। प्रकृति द्वारा क्या असमानताएं हैं या समाज के द्वारा क्या? तो राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज प्रति असमानताओं में अंतर पाया जाता है। यानी सामाजिक असमानताओं में प्राकृतिक असमानताओं और सामाजिक असमानताओं में अंतर पाया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभाओं और उनके अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। क्या कहा? प्राकृतिक असमानताएं किसको कहेंगे? व्यक्ति स्वयं की अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी प्रतिभाओं के आधार पर, अपनी लक्ष्यों के आधार पर, अपने चयन के आधार पर पैदा करता है, उसको प्राकृतिक कहेंगे। और समाज जनित असमानताएं किसे कहेंगे? समाज जनित असमानताएं वो होगी जो समाज में जो अवसर उपलब्ध होते हैं, उन अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे द्वारा शोषण किए जाने से यदि कोई असमानता पैदा होती है तो उसको सामाजिक असमानता कहेंगे। प्राकृतिक असमानता किसे कहेंगे? प्राकृतिक असमानता तो वो कहेंगे कि विभिन्न क्षमताओं और प्रतिभाओं और योग्यताओं या चयन के आधार पर जो स्थिति पैदा होती है या जो असमानता पैदा होती है उसको प्राकृतिक असमानता कहते हैं। और समाज जनित असमानता वो कहलाएगी जो समाज में जो अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं उन अवसरों में असमानता हो या किसी विशेष समूह द्वारा दूसरे समूह पर शोषण किया जाता है तो उसे सामाजिक असमानता कहते हैं। ये इनमें अंतर है। देखिए, प्राकृतिक असमानताएं लोगों को जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों को जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। ये आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर जो सामाजिक असमानताएं हैं जो समाज ने पैदा किया है, उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ देते हैं। वे जो विभिन्न वंश, रंग, जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं, इस तरह से ये जो भेदभाव में समाज में जो मूल्य प्रतिबिंब हो गए, इनमें से कुछ जो निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं। यानी क्या कहा है कि ये जो प्राकृतिक असमानताएं होती है जो जन्मगत होती हैं, यानी जन्म के साथ ही ऐसी मानी जाती हैं। यानी कहने का मतलब एक कुशाग्र बुद्धि का बालक है और एक मंद बुद्धि का बालक है। अब ये जो प्रकृति ने उसको ऐसी विशिष्टताएं दे दी है और किसी में न्यूनता दे दी है, तो इस प्रकार की ये जो विभिन्नताएं होती हैं या असमानताएं होती हैं, ऐसी प्राकृतिक असमानताओं को आमतौर पर बदल नहीं सकते। लेकिन समाज में यदि कोई ऐसी असमानताएं व्याप्त हुई हैं, उदाहरण के लिए बताया है कि भाई जैसे कोई एक बौद्धिक काम करने वाले हैं, कोई शारीरिक रूप से काम करने वाले हैं, तो कई बार शारीरिक वालों को ज़्यादा लाभ दे दिया जाता है, या किसी को वंश को, रंग या जाति के लोगों को भिन्न भिन्न व्यवहार करते हुए और उसके साथ में इस प्रकार से कहते हैं कि भेदभाव संबंधी ऐसे मूल्य प्रतिबिंब होने को कुछ दिखाई देते हैं। ऐसी जो असमानताएं होती है वो अनुचित कहते हैं और अनुचित ही लगती हैं। प्राकृतिक और समाजमूलक असमानताओं में जो फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है।
कह रहे हैं कि हमने अभी ये जो प्राकृतिक असमानता और ये जो सामाजिक असमानता पढ़े हैं, और इनके महत्व को, अर्थ को समझकर इसको अलग अलग करना भी ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? जब हम अलग अलग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ ये असमानताएं हैं जो एकदम स्वीकार्य हैं, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है या जन्मागत हैं, लेकिन कुछ ऐसी असमानताएं हैं जो अन्यायपूर्ण हैं। तो ऐसी अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग करके और उससे कैसे उसका निपटारा किया जा सकता है, उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फ़र्क हमेशा अपने आप स्पष्ट नहीं होता। क्या कह रहे हैं? दो प्रकार की जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं का यदि फ़र्क ज्ञात करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए बताया कि जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानता है और लंबे काल तक विद्यमान रहती हैं तो वह हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। कह रहे हैं कि यदि हम कोई व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं कुछ, और वो लगता है कि भाई लंबे समय तक ऐसा ही व्यवहार है, तो हमें लगता है कि ये तो प्रकृति प्रदत्त हैं, अर्थात व्यक्ति की, ये भगवान ने इनको ज़्यादा बोलने की या ज़्यादा बीच में टांग अड़ाने की, बीच में कुछ करने की, ऐसी जो विशेषता होती है उसको लगता है कि ये प्राकृतिक विशेषता है। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं होती है, वो मानव द्वारा निर्मित असमानता होती है। इसलिए इसका पता लगाना असंभव जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो जन्मजात हो गई हो, आसानी से बदल नहीं सकती हैं, ऐसा महसूस होता है। उदाहरण के लिए औरतें जो होती है वो अनादिकाल से अबला कही जाती है, यानी औरतों को अबला कहते हैं। अबला यानी कम बल वाली या बिना बल वाली। इस कारण से उन्हें भीरू और पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता है। ठीक है ना? उनको अपने मतलब पुरुष वर्ग से कम बुद्धि का माना जाता है और विशेष संरक्षण की ज़रूरत को महसूस किया जाता है कि भाई औरतों को विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए ये मान लिया गया है कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। यानी औरतों में कम बुद्धि होती है, इसके कारण से उनको समान अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है, और उनको यदि समान अधिकार नहीं भी दिया जाता तो ऐसा न्याय संगत है, ऐसा मतलब मान लिया जाता है, और वो फ़र्क महसूस किया जाता है या असमानताएं महसूस की जाती है। इसी तरह कहते हैं कि अफ्रीका में जो काले लोग थे, उन काले लोगों ने अपने औपनिवेशिक जो शासक थे, उन शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले और निरीह बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेल कूद और संगीत में बेहतर माने गए। यानी अफ्रीका में जो काले लोग थे वो अपने खुद के जो औपनिवेशिक शासक थे, वो औपनिवेशिक शासकों ने उन लोगों को कम बुद्धि वाला समझा, और कुछ बच्चों में जिसमें महज शारीरिक ज्ञान, बहुत कम शारीरिक और खेल कूद की भावनाएं होती है, वो संगीत हैं, वो उसमें उसको बेहतर माना है, और इस तरह से उन्होंने इस प्रकार की असमानता प्रदर्शित की है। ये जो धारणा है इस तरह से, तो ये धारणा दास प्रथा वाली कहलाती है। जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में उपयुक्त हुई है, ऐसे सभी मानकों और मूल्यांकनों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब माना जाता है। कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो ये प्रथाएं हैं, कौन सी प्रथाएं, जो जैसे नारी को अबला मानना, उपनिवेशकों द्वारा उन कुछ विशेष लोगों को विशेष अवसर देना, कुछ को कम बुद्धि का मानना, या उनकी क्षमताओं के आधार पर उनके साथ भेदभाव करना, ये एक तरह की दास प्रथाएं हैं। और ऐसी प्रथाओं को चलाने वाले या जो संस्थाएं हैं जो उसको न्यायोचित ठहराती हैं, उन संस्थाओं के सभी मानकों और मूल्यांकनों पर सवाल उठाना चाहिए और उठाने लायक हैं, और उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको प्राकृतिक अधिकारों के लक्षणों के न मानते हुए जनता की शक्ति और जो राष्ट्र की सत्ता है, इसके बीच में जो फर्क दिखाई दे रहा है या फर्क दिखाई स्पष्ट कर रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से
एक और समस्या उत्पन्न होती है, यह वह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही। कह रहे हैं कि ऐसी कुछ असमानताएं होती हैं जो धीरे धीरे मानते हैं कि भाई ये तो प्राकृतिक है। जैसे एक उदाहरण आया कि व्यक्ति अपने बर्ताव के कारण, अपने आचरण के कारण और किसी को बीच बीच में टोकता है या बार बार बीच में करता है, तो उसको यदि हम प्राकृतिक असमानता स्वीकार कर लेते हैं और सोचते हैं कि यह प्राकृतिक असमानता जो है वो अब अपरिवर्तनीय है, अभी कभी परिवर्तन नहीं होगी, तो ये जो धारणा है वो बिल्कुल गलत है। अब माना गया है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ जो भिन्नताएं हैं अब अपरिवर्तनीय नहीं रही, ऐसा मानना ठीक नहीं है, परिवर्तनीय हो सकता है। उदाहरण स्वरूप कहा है कि चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति में विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया। ये जो विकलांग लोग थे, उन विकलांग लोगों को, विकलांग क्या है, तो विकलांगता तो प्राकृतिक है, लेकिन कुछ ऐसी भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं जिनका हल भी अब है। जैसे चिकित्सा पद्धति द्वारा और तकनीक की नई प्रगति के कारण से ऐसे जो विकलांग बालक थे, उन विकलांग लोगों की समाज में प्रभावी ढंग से उनका उपचार करके और उनको भी एक योग्य और काम करने वाला बना दिया गया है। आज कंप्यूटर जो हैं वो नेत्रहीन व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, या नेत्रहीन व्यक्तियों को भी हमने कंप्यूटर चलाते हुए कई बार देखा होगा, मोबाइल चलाते हुए देखा होगा। तो ये कैसे संभव हुआ, वो तो देख भी नहीं सकते, लेकिन उनकी जो इस प्रकार की असमानता है उसको भी आज ये जो नई पद्धति हैं, चिकित्सा विज्ञान है और विज्ञान के आविष्कारों ने ऐसा संभव कर दिया है कि उनको भी वो नेत्रहीन व्यक्ति भी कंप्यूटर चला सकते हैं। ऐसे ही पहियादार कुर्सी, कृत्रिम पाँव, ये सब क्या है, ये जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं उनकी अक्षमता को दूर करने के लिए सहायक हैं, उनकी अक्षमता को दूर करने के लिए सहायक हैं। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी करके व्यक्ति की शक्ल भी बदली जा सकती है, मतलब इतना विज्ञान ने आगे प्रगति की है। इसी तरह प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस नाम है, वो शायद चल या बोल सकते भी नहीं है, पर उन्होंने विज्ञान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज यदि विकलांग लोगों को उसकी विकलांगता से उबरने के लिए यदि ज़रूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित परिश्रम देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम हैं, तो ये अधिकार लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। क्या कहा है कि चिकित्सा विज्ञान ने और तकनीकी ने उन विकलांग लोगों की विकलांगता को दूर करते हुए उनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई अवसर उपलब्ध करवाए हैं, जिसके कारण से वो आगे बढ़े हैं। और यदि हम कह देते हैं कि वह आप विकलांग हैं इसलिए ठीक से काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको आपका पारिश्रमिक जो हैं वो एक सामान्य नागरिक से कम दिया जाएगा, तो इस प्रकार की यदि हम असमानता यदि उत्पन्न करते हैं तो ये असमानता अन्यायपूर्ण है। जबकि प्रकृति द्वारा जो असमानता थी उसको तो अब दूर किया जा सकता है। ऐसी कुछ असमानताएं हैं जिनको अब दूर किया जा सकता है। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार और परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता के फर्क करते हैं। क्या कह रहे हैं, ये जितनी भी प्रकार की जटिलताएं हम देखते हैं इसके कारण से प्रकृति की जो असमानता और सामाजिक जो असमानता इसके बीच के फर्क को समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने वाले जो लोग हैं वो एक मानदंड के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और अपने सिद्धांतकार जितने भी हुए उनके द्वारा जो चयन करने से पैदा हुई जो मूल सिद्धांतकार हैं जिन्होंने कुछ चयन किया, यानी अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर कुछ चयन किया, उसके कारण से जो असमानता आई और व्यक्ति के विशेष परिवार परिस्थिति में जन्म लेने से कोई असमानता आई,
इसमें फ़र्क करते हैं। यानी व्यक्ति के चयन के आधार पर यदि असमानता पैदा हुई है तो वो कैसे असमानता है तो प्राकृतिक असमानता। इसी तरह परिवार विशेष में यदि कोई परिस्थिति में कोई जन्म लेता है, जैसे कहते हैं ना विकलांग ने जन्म ले लिया, ये भी प्राकृतिक असमानता है। लेकिन उन एक प्रकार की असमानता के बीच के भी फर्क को आज महसूस किया जाता है, उसको देखा जाता है। यह दूसरी तरह की असमानता ही समानता की पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की जो असमानता है और इसके फर्क को जो महसूस किया जाता है, यही लोगों के सरोकार का एक स्रोत है। और वे चाहते हैं कि परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। क्या कह रहे हैं कि इस तरह से जो ये समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं, इन असमानताओं को दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। इस तरह से हमने इस भाग में समानता के प्राकृतिक और सामाजिक समानता या असमानताओं के बारे में अध्ययन किया है। यह किस प्रकार की होती है, प्राकृतिक असमानता किसे कहते हैं और सामाजिक असमानता किसे कहते हैं, इनके बीच में फ़र्क क्या होता है, क्या प्राकृतिक असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है, या सामाजिक असमानताएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इन सब का अध्ययन हमने इस भाग में किया है। आपने जो इस भाग में समझा है उसको अपने एक छोटे छोटे प्रश्न बनाकर और उनके उत्तर आपको लिखना है। इसमें से 5 प्रश्न आपको अपनी इच्छा से बनाना है। आप इसको पढ़िए, समझिए और 5 ऐसे छोटे प्रश्न बनाइए जिनका उत्तर एक पंक्ति में हो या एक शब्द में हो, एक लाइन में हो,